उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव की तलाश की जा रही है। नए मुख्य सचिव को लेकर चर्चाएं तेज होती दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी उत्तराखंड से। बता दें आपको, फिलहाल तो अंदर खाने से सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन को ये नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। आईएएस आनंद वर्धन नए मुख्य सचिव हो सकते हैं। इसके अलावा जो मौजूदा मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी, 31 मार्च को रिटायरमेंट डेट है। 31 मार्च को रिटायर्ड हो जाएंगी राधा रतूड़ी। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन को ये नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी 31 मार्च को रिटायर होने वाली है। इसी बीच अब नए मुख्य सचिव को लेकर, उनकी तलाश को लेकर तमाम नामों पर इस समय चर्चाएं की जा रही है। और फिलहाल इस चर्चा में सबसे आगे अगर किसी का नाम है तो वो है आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन का। उनके नाम पर फिलहाल मंथन जारी होने के बाद आनंद वर्धन का नाम सबसे ज्यादा चर्चा। हरीश खनेडा हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं। हरीश, कौन होने वाला है नया मुख्य सचिव? आनंद वर्धन का नाम फिलहाल रेस में कितनी आगे? देखिए शिल्पा, अगर उत्तराखंड की बात शासन में मुख्य सचिव जो है अभी राधा रतूड़ी, उनका कार्यकाल अब पूरा होने वाला है। 31 मार्च को उनका जो कार्यकाल है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हालांकि राधा रतूड़ी को पहले ही 6 महीने का एक्सटेंशन मिल चुका है, लेकिन अब ये गुंजाइश लग रही है कि सरकार अब उन्हें एक्सटेंशन नहीं देगी, यानी कि उनकी जो कार्य क्षेत्र है उसको बढ़ावा नहीं देगी। और ये अब कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ अधिकारियों की, जो आईएएस अधिकारी हैं, उनकी खोज भी यहाँ पर सरकार कर रही है। लेकिन इस खोज में सबसे पहले जो नाम है वो आनंद वर्धन का है, जो 1992 बैच के हैं। और अब ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार आनंद वर्धन के नाम पर अंतिम मोहर लगा सकती है और उनको उत्तराखंड का जो मुख्य सचिव है वो यहाँ पर दिया जा सकता है। हालांकि अगर बात करें तो आनंद वर्धन उनका नाम पहले भी सुर्खियों में था। जिस तरह से ये माना जा रहा था कि जब राधा रतूड़ी को दोबारा स्टेशन मिला है, उससे पहले ये बताया जा रहा था कि कहीं न कहीं आनंद वर्धन को यहाँ पर तैनाती दी जाएगी, लेकिन उस समय नहीं दी गई है। उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। लेकिन अब कहीं न कहीं जो राधा रतूड़ी हैं, क्योंकि राधा रतूड़ी भी नहीं चाहती हैं कि वो अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ाएं, लेकिन अब कहीं न कहीं सरकार ये मान रही है कि जिस तरह से 31 मार्च को उनका रिटायर्ड होना है। क्या इस रेस में कोई और नाम भी शामिल है हरीश? क्या कोई और सरप्राइज भी मिल सकता है? कोई नया चेहरा, नया नाम भी आगे आ सकता है? देखिए असल पर, क्योंकि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर हम प्रमुख सचिवों की अगर बात करें तो आर.के. सुधांशु का नाम है। इसके अलावा प्रमुख सचिव एनआई का नाम है, और साथ ही साथ जो 1997 बैच के हैं आर.के. सुधांशु, उनका नाम भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा अधिकारियों की बात करें शिल्पा, तो यहाँ पर 1992 बैच के जो आईएएस अधिकारी हैं आनंद वर्धन, उनका जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनका जो नाम है उसे सरकार फाइनल कर सकती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों पर सबसे टॉप माने जा रहे हैं। चलिए हरीश, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। तो फिलहाल तो 31 मार्च को राधा रतूड़ी रिटायर होने वाली है। ऐसे में अब 1992 बैच के आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन को ये नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और इस रेस में फिलहाल सबसे आगे अगर किसी का नाम चल रहा है तो इन्हीं का नाम चल रहा है। अब ऐसे में इंतजार करना होगा आधिकारिक सूचना का। बढ़ेंगे आगे। चारधाम यात्रा की तैयारियां हर स्तर पर तेज है। 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और शुरुआती 1 महीने में वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, इस तरह की जानकारी फिलहाल। इस बार 10 दिन पहले ही चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। क्राउड कंट्रोल को लेकर, वहां की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी श्रद्धालुओं को ना होने पाए, कोई मिसमैनेजमेंट ना होने पाए, इसको लेकर खास ध्यान रखा जा रहा है। दरअसल 30 अप्रैल से इस बार चारधाम यात्रा जो शुरू होने जा रही है, 10 दिन पहले ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। आगामी चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए, सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने हर स्तर पर तैयारियां तेज की हुई है। 5 दिन में 7 लाख लोग ऑलरेडी इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से ये जो चारधाम यात्रा शुरू होगी, इसको इस बार और ज्यादा गंभीरता के साथ नवाचार प्रयोग से भी जोड़ा जा रहा है। तमाम एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं।
उत्तराखंड के लिए आर्थिक तौर पर, पर्यटन के लिहाज से, धार्मिक महत्व से अगर देखा जाए तो इससे जुड़ी हुई ये चारधाम यात्रा हर साल राज्य के लिए नई नई संभावनाएं लेकर आती है। हर साल यात्रा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए प्रदेश सरकार के सामने तमाम बड़ी चुनौतियां रहती है। इसी को देखते हुए इस बार शासन प्रशासन चारधाम यात्राओं के दौरान होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए पहले से ही अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। हरीश खेड़ा हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। हरीश, तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है, लेकिन 5 दिन में 7 लाख श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन, ये अपने आप में चौंकाने वाला भी है और अलर्ट कर देने वाला भी है। बिल्कुल शिल्पा, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं न कहीं जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। और इस बार की जो यात्रा है, जिस तरह से सरकार सोच रही थी कि यात्रा को बहुत बेहतर तरीके से किया जाए और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो श्रद्धालु जो हैं वो चारों धाम के दर्शन कर पाए, लेकिन इस बार की अगर बात करें शिल्पा, तो कहीं न कहीं चारधाम यात्रा की तैयारियां बहुत युद्ध स्तर पर चल रही है। अभी अगर हम धामों की अगर बात करें, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित केदारनाथ और बद्रीनाथ जी में जो है बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है और जो रास्ते हैं उन्हें चौक चौबंद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो चारधाम यात्रा की जो तैयारी है खुद समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कर चुके हैं। राधा रतूड़ी जो मुख्य सचिव हैं वो भी समीक्षा बैठक कर चुके हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अभी जो 5 दिन में जो रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसमें लगभग 7 लाख जो पंजीकरण अभी तक हो चुके हैं श्रद्धालुओं के, जो देश के अलग अलग कोने से हुए हैं। पिछले वर्ष की तुलना अगर इस बार की बात करें तो इस बार 10 दिन पहले ही जो यात्रा है वो शुरू यहाँ पर की जाएगी और इससे पहले ही जो प्रथम माह में, यानी कि पहले जब यात्रा शुरू होगी तो उसमें कोई भी वीआईपी जो दर्शन होंगे वो नहीं किए जाएंगे। तो अब कहीं न कहीं इसको पर्यटन से भी जोड़ा जा रहा है, साथ ही साथ संसाधन से भी जोड़ा जा रहा है। यानी कि अगर कोई वीआईपी आना भी चाहता है तो वो आम श्रद्धालुओं के लिए अगर दर्शन करना चाहता है तो उनका स्वागत है, अदरवाइज इजाजत नहीं होगी, अलग से उनके लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की जाएगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा शिल्पा, क्योंकि अगर वीआईपी अगर आना भी चाह रहा है और ऐसे में दर्शन भी करना चाह रहा है तो उसे आम आदमी की तरह ही लाइन में लगना होगा, आम आदमी की तरह ही उसे रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना होगा और रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही उसे यहाँ पर पूजा अर्चना में भी प्रतिभाग करना होगा और जो भी दर्शन होंगे वो भी बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से होंगे जिस तरह से आम श्रद्धालु करते हैं। जी, यानी कि कुल मिलाकर देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जो हुजूम इस बार उमड़ने वाला है, जिसका अंदाजा पहले से ही रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों को देखकर लगाया जा रहा है। पूरी तरह से सरकार को, शासन प्रशासन को, वहां मंदिर समितियों को अपनी कमर कस के रखनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल शिल्पा, आपने बिल्कुल सही कह रही हैं कि जिस तरह से यात्रा की जो तैयारियां हैं बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं और इससे पहले भी सरकार ने यही माना था कि बड़ी संख्या में लोग आए और ये दिख भी रहा है कि अभी जो 5 दिन पहले जो रजिस्ट्रेशन खुले उसमें 7 लाख का जो आंकड़ा है वो पार हो चुका है। 30 अप्रैल से गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुलने जा रहे हैं, 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं और 4 मई की बात करें तो 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं। तो शुरुआती जो महीने में वीआईपी दर्शन नहीं कर हो पाएंगे और इसके अलावा अगर कोई वीआईपी आता भी है तो उसे यहाँ पर लाइन में लगना होगा, रजिस्ट्रेशन वो डिपेंड करेगा भीड़ के ऊपर, उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हरीश खेड़ा, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। बात अगली बड़ी खबर की। सुस्वा नदी में भारी मशीनों से खनन की जानकारी और इस खनन पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सरकार का प्लान कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं कि इसे रोकने के लिए सरकार की क्या प्लानिंग है, सरकार इस दिशा में ध्यान दे भी रही है या नहीं, सरकार को पता भी है कि नहीं। नदी के गिरते हुए जलस्तर से सिंचाई भूमि दरअसल प्रभावित होती हुई 3 अप्रैल को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में सुस्वा और अन्य नदियों में भारी मशीनों से खनन की अनुमति देने के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों को सरकार का प्लान कोर्ट में पेश करने के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और अगली सुनवाई की तारीख दी गई है 3 अप्रैल की। सुनवाई पर खनन अधिकारियों ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि जो भी खनन वहां पर हो रहा है वो नियमों के तहत किया जा रहा है। राज्य सरकार समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग कर रही है जिससे कि रिवर बेड को कोई नुकसान न होने पाए। इस मामले के मुताबिक देहरादून निवासी वीरेंद्र कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में बहने वाली सुस्वा नदी और अन्य नदियों में खनन के लिए भारी भरकम मशीनों की अनुमति दे दी है। इससे वहां पर मौजूद रिवर बेड को, जो नदी के किनारे हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इससे नदी का जलस्तर गिरता जा रहा है, उनकी कृषि योग्य भूमि इससे प्रभावित हो रही है क्योंकि सिंचाई के लिए उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे में उनकी फसल पर
विपरीत असर पड़ रहा है। यही नहीं, भारी मशीनों से खनन होने की वजह से स्थानीय लोग भी वहां पर बेरोजगार हो गए हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में वो 8 उपलब्धियां भी नहीं गिनवा सकते, जबकि उनकी 80 नाकामयाबियां गिनवाई जा सकती है। ये बात उन्होंने रुड़की के एक होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने मदरसे पर जिस तरह से कार्रवाई सरकार करवा रही है उस पर सवाल उठाए। उन्होंने जो भी अब तक के सरकार के कार्यकाल के दौरान उपलब्धियां गिनवाई गई है उन उपलब्धियों पर सवाल खड़े किए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज किसान, मजदूर, हर वर्ग परेशान है। बीजेपी सरकार में महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, तो सरकार आखिर कर क्या रही है? ये सरकार महिला विरोधी सरकार उन्होंने बताया। उन्होंने कहा सरकार सनातनी होने का मात्र ढोंग रचती है, जबकि बीजेपी सरकार सनातनी नहीं बल्कि तनातनी है। मदरसे अवैध तब होते जब उन्होंने आवेदन नहीं किया होता, लेकिन जो ऑलरेडी आवेदन करने के बाद मदरसे चल रहे हैं उनको भी क्यों टारगेट पर लिया जा रहा है? हरीश रावत ने कहा सरकार ने मदरसे बंद कर दिए, अब वे बच्चे जो इस मदरसे में पढ़ते थे वो कहाँ जाएंगे? उनकी पढ़ाई का क्या होगा? इन मदरसों में शिक्षा ग्रहण जो बच्चे कर रहे थे, अब उनके माता पिता कहाँ अपने बच्चों का दाखिला करवाएंगे? देश की आज़ादी की लड़ाई में मदरसों का भी बड़ा योगदान बताया उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने। बल्कि इसके साथ भाजपा के 5 साल और 8 साल जोड़ दिए जाएं तो भी इनके पास सारे राज्य में 8 भी ऐसी उल्लेखनीय उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि हाँ 8 नहीं 80 ऐसे भाजपा सरकार के गलत काम गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने इस राज्य की प्रतिष्ठा को गिराया है, उस पर चोट पहुंचाई। हर वर्ग परेशान है, चाहे बुजुर्ग हों, नौजवान हों। बेरोजगारी नौजवानों को परेशान कर रही है और जीवन की असुरक्षा बुजुर्गों को परेशान कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गैरसैंण से आए माल्टा के प्रचार के चक्कर में भावुक हो गए और कहते दिखे कि गैरसैंण के लिए मैंने कुछ सपने देखे थे और दिखाए भी थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूं गैरसैंण और उत्तराखंडियत के अपमान के साथ ही राज्य में पलायन हो रहा है, कुव्यवस्था फैली हुई है, भ्रष्टाचार और लूटपाट का भी बोलबाला है, बेरोजगारी चरम पर है, नशे से युवा बर्बाद हो रहे हैं और ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हरीश रावत ने ये पोस्ट किया और इस पोस्ट पर बीजेपी उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि हरीश रावत कभी खीरे को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी माल्टा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी पार्टी की दुर्दशा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं और कभी अपने दुर्दशा पर आंसू बहाते नजर आते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस ही दुर्दशा का पर्याय बन चुकी है। आगे कुछ कहना उचित नहीं होगा क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता है। हरीश रावत जी कभी खीरे को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी माल्टा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी अपनी पार्टी की दुर्दशा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी अपनी दुर्दशा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं। तो इसकी टोटल ही कांग्रेस एक दुर्दशा का पर्याय बन गई है। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कहना भी उचित नहीं है। बहुत वरिष्ठ नेता है। उधर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल द्वारा जनपद हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया, जिसमें जनपद के 12 उप निरीक्षकों को उनके कार्यक्षेत्र से हटाकर दूसरे कार्यक्षेत्र पर उनका ट्रांसफर कर दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल का कहना है इस तरह की कार्यवाही से पुलिस प्रशासन द्वारा न्याय व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था दोनों ही प्रभावी तरीके से व्यवस्थित रहेगी। उन्होंने कहा हरिद्वार के अलग अलग थाने और चौकियों से पुलिस उप निरीक्षकों को अलग अलग जगह स्थानांतरित किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कार्यवाही जहां शासन स्तर पर चल रही है, वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन इन दिनों ग्राम पंचायतों की बैठक में वोटर लिस्ट का प्रदर्शन कर रही है, जिसमें नाम हटवाने और चढ़ाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया यह अभियान 22 मार्च तक जारी रहेगा। जैसे ही मतदाता सूची दुरुस्त होगी उसके बाद मतदाता सूची को ऑनलाइन किया जाएगा। कोई मतदाता सूची में अगर छूट जाए तो इस दिशा में काम किया जा सकता है, उसे ऐड ऑन किया जा सकता है। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सर्वप्रथम जो निर्वाचक नामावली होती है उसको तैयार करने का दायित्व होता है। तो जहाँ तक वोटर लिस्ट की बात की जाए, इसका अंतिम पब्लिकेशन जो फाइनल पब्लिकेशन होता है वो 17 जनवरी को किया जा चुका था। इसके बाद जो है इसकी डाटा एंट्री इत्यादि भी पूर्ण हो गई थी। वर्तमान में इस निर्वाचक नामावली में कोई कमी न रह जाए, कोई नाम अगर छूट गया है या किसी को कोई करेक्शन करवाना है या फिर कोई गलत नाम अगर चढ़ा है उसका डिलीशन होना है, तो इसके लिए एक विशेष अभियान जो है आयोग द्वारा समस्त जनपदों में चलवाया जा रहा है। आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित तरीके से संचालित करने के लिए जिला पंचायत उत्तरकाशी ने अपनी कमर कस ली है। जिला पंचायत प्रशासक ने यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव बड़कोट लोनिवी विश्राम गृह में यात्रा से जुड़े हुए विभागों की बैठक ली। इस बैठक में दीपक बिलजवान ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिहाज से विभागों को समय से ही अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि यात्रा को सुगम और सुचारू बनाए रखने के लिए सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लिहाजा संबंधित विभाग और संगठन यात्रा मार्गों को दुरुस्त बनाए रखने पर खास ध्यान दें। उधर कानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के 4 समर्थकों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस कुल मिलाकर अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें से सिर्फ प्रणव सिंह चैंपियन को ही जमानत मिल पाई है। एक आरोपी हाल फिलहाल हुए नगर पंचायत चुनाव में ढंढेरा से अध्यक्ष पद के लिए बसपा प्रत्याशी भी रह चुका है। पुलिस ने कहा कि चारों ही आरोपी इस वारदात के बाद से ही फरार चल रहे थे। हालांकि पुलिस की टीमें लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश देने की बात कह रही है, लेकिन वो हाथ अब तक नहीं आ पा रहे थे। हालांकि जैसे ही पुलिस को आरोपियों के बारे में जानकारी मिली, उन्होंने चारों आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों के कब्जे से 1 राइफल, 315 बोर और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम लगी हुई है। सुरक्षित दवा सुरक्षित जीवन के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में मेडिकल स्टोरों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें पौड़ी मुख्य बाजार में 1 दर्जन से ज्यादा दवा की दुकानों का निरीक्षण किया गया और उस हिसाब से उन्हें वहां पर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अन्य विभागों ने भी दवा की दुकानों में निरीक्षण किया, उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मानक पूरा न करने पर एक दवा की दुकान को सीज करने की बात कही गई है। उन्होंने बताया इस दवा की दुकान में कई सारी खामियां नजर आई थी, बहुत सारी दवाइयां एक्सपायर दिखाई दी थी। भविष्य में हर महीने इसी तरह से अभियान चलाया जाता रहे कि आमजन को सही दवा उपलब्ध करवाई जा सके। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन ये एक कैंपेन सेफ ड्रग्स सेफ लाइफ, सुरक्षित दवा सुरक्षित जीवन के तहत ये कैंपेन लॉन्च किया गया है, जिसका आज ये प्रथम दिवस था। और ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि माह में प्रत्येक माह में 2 दिन ये कैंपेन चलाया जाना है, जिसके लिए आज से हमने कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन के तहत जितने भी हमारे आम जनमानस है उनको न केवल जागरूक किया जाना है कि सुरक्षित दवाओं का सेवन करना है ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रहे, जो कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 21 में फंडामेंटल राइट भी है कि सभी व्यक्तियों को एक सुरक्षित और सेफ लाइफ मिल पाए। वहीं रुड़की सोलानी नदी पर अब नए पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार से पुल के लिए 38 करोड़ का बजट पास करवा लिया गया। वहीं विधायक और लोक निर्माण विभाग अधिकारियों ने इस पुल का दिल्ली हरिद्वार हाईवे सोलानी नदी पर बने इस पुल को जर्जर होने की वजह से करीब 2 साल पहले भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था, जिस वजह से स्कूल और रोडवेज की बसों को काफी लंबा सफर दूर दराज तक घूम घूम के तय करना पड़ता था। इस पुल के निर्माण की मांग लगातार लोगों की तरफ से की जा रही थी। अब इस पुल निर्माण को दिल्ली से हरी झंडी मिल गई है, जो बजट है वो सैंक्शन हो गया है। 38 करोड़ से ज्यादा का बजट पास करवा दिया गया है। पुल का निर्माण कार्य कहा जा रहा है कि मई तक शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 7 मीटर की होगी और इससे अलग दोनों किनारों पर 1.5 मीटर चौड़े फुटपाथ भी बनाए जाएंगे। इस दौरान विधायक
और अधिशासी अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों ने भी पुल का जायजा लिया, निरीक्षण किया ताकि उसी हिसाब से आगे बनाया जा सके और इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करवाया जा सके। देखिए, हमारी सरकार जो कहती है वो करती है, इस बात को सिद्ध हुआ है और जो संकल्प लेते हैं उसको सिद्ध करते हैं और सिद्ध से शिखर की ओर हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि पूर्व प्रतिष्ठित जो पुल था सोनाली नदी का, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों को दिक्कत हो रही थी, स्कूल बसेस जो है वो नहीं जा पा रही थी, उसका सैंक्शन हो, टेंडर कॉल होंगे और उसके बाद मैं समझता हूँ कि अप्रैल में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, मई से जो है काम शुरू हो जाएगा और 2025 में ही इस पुल को पूरा करने का हमारा लक्ष्य रहेगा। पुराना पुल चलता रहेगा, हल्के वाहनों के लिए वो खुला रहेगा और ये जो पुल बने और काफ़ी अच्छा पुल है, सीसी स्लैब का पुल है और उसकी चौड़ाई और लंबाई बहुत अच्छी ली गई है। 7 मीटर का पुल है, उसमें 1.5 मीटर के फुटपाथ भी हैं और 268 मीटर्स का इसका स्पैन है पूरा। तो मैं कहता हूँ कि आधुनिक तकनीक से ये पुल बनेगा और आगे 50 साल की। नगर पालिका परिषद ज्योतिर्मठ में जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों की ओर से बिजली, पानी, सड़क और बंदर लंगूरों की शिकायतें दर्ज की गई। जिलाधिकारी ने इसके पर निस्तारण किया। वहीं जिलाधिकारियों को जनता की शेष समस्याओं के भी निस्तारण करने के इंस्ट्रक्शंस दिए। तो यहाँ अधिकांश शिकायतें बीआरओ और जल संस्थान और CWD को लेकर, तो करीबन 75 शिकायतों को यहाँ सुना गया है और सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि 1 हफ्ते के भीतर इन शिकायतों का निस्तारण करें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इनका चलिए, उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।